नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीवीआर इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप सभी को पता है कि आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम जो है वो चल रहा है और मैंने काफ़ी एनालिसिस किया है। मैं प्रतिदिन उसके क्वेश्चंस देखता हूं तो मुझे पता चलता है कि किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो मैंने पाया है कि हर शिफ्ट में 2 से 3 सवाल जो है वो कंप्यूटर से निश्चित रूप से पूछे गए हैं। और ऐसा पिछले जो भी रेलवे का एग्जाम हुआ है, जैसे कि एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल वाला में भी जो है 2 से 3 सवाल कंप्यूटर के पूछे जा रहे थे। फिर एसएससी में भी सीजीएल सीएचएसएल में पूछे गए हैं, तो ये सबके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, और ये अभी जो एनटीपीसी में जो प्रश्न जो पूछे जा रहे हैं उसमें हम ऐसा देख पा रहे हैं कि यूट्यूब पे बहुत लोग आकर के सिर्फ क्वेश्चन तो बता देते हैं, लेकिन डिटेल वीडियो कोई नहीं ला रहा है। तो मैंने एक छोटी सी प्रयास की है कि आप लोगों को एक कंप्यूटर का एक ऐसा वीडियो दिया जाए जिससे आप मैक्सिमम क्वेश्चंस को आप कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर 2 क्वेश्चन भी आ रहे हैं और वो 2 क्वेश्चंस भी हम नहीं अगर कर पा रहे हैं तो ये भी आपके सिलेक्शंस के लिए क्या हो सकता है, बाधा बन सकती है। क्योंकि आप जानते हैं कि कंपटीशन जो है वो काफ़ी हाई है, और इसलिए हाई है क्योंकि वैकेंसी काफ़ी कम है और स्टूडेंट्स काफ़ी अधिक हैं। तो और इससे पहले आपने देखा होगा कि मैंने 2 वीडियो पहले भी दिए थे अलग अलग टॉपिक्स के, जिसमें स्टैटिक वगैरह महत्वपूर्ण जो है करेंट अफेयर वो दिए थे। तो वो दोनों वीडियो मैं एनालिसिस कर रहा हूँ तो उससे काफ़ी प्रश्न आ रहे हैं। तो अगर आप उस वीडियो को अगर नहीं देखें तो प्लीज़ एक बार आप उसको जाके देखिए। मैंने उसका जो है लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने वैसे तो लिख दिया है। ये क्या हो रहा है यार, वो सॉरी। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कंप्यूटर क्या है। ठीक है, उसके बाद हम जानेंगे कंप्यूटर का इतिहास क्या रहा है, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर देखना है। उसके बाद इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर, मतलब कि जिसमें हम देखेंगे कि किस पीढ़ी में किस चीज़ का हमने उपयोग किया। प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, है ना, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी, ऐसे करके हम लोग पीढ़ी देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कंप्यूटर के प्रकार, जिसमें हम जानेंगे डिजिटल, हाइब्रिड, एनालॉग, है ना, मिनी, माइक्रो, पर्सनल, ये सारी चीजें अलग अलग आधार पे कैसे बांटा गया है वो सारी चीजें हम पूरा जो है वो फ्रेम में देखेंगे, है ना। तो कोई चीज दिक्कत नहीं होने वाली है। उसके बाद कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर देखेंगे, जिसमें हम सीपीयू के बारे में पूरा डायग्राम से समझेंगे। सीपीयू, एएलयू, कंट्रोल यूनिट मतलब सीयू देखेंगे, रजिस्टर उसमें हम लोग पढ़ेंगे। फिर इनपुट और आउटपुट डिवाइस देखेंगे, और ये भी साथ में देखेंगे कौन कौन से ऐसे डिवाइस हैं जो दोनों भी हैं, इनपुट भी हैं और आउटपुट भी हैं। उसके बाद हम टाइप्स ऑफ प्रिंटर भी देखेंगे, प्रिंटर कौन कौन से प्रकार के होते हैं। और कंप्यूटर के मेमोरी उसके बाद देखेंगे, जैसे कि प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, फिर कैश से होता है कैश मेमोरी। तो ये सारी चीजें हमें देखना है। फिर एब्रेविएशन मतलब कि शॉर्टकट, उसका फिर फुल फॉर्म देखेंगे, जैसे कि सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, यूएसबी का क्या होता है, पीडीएफ का क्या होता है, ये सारी चीजें। उसके बाद हमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर भी देखना है। और उसके बाद कंप्यूटर लैंग्वेज भी हम लोग देखेंगे, शॉर्टकट की भी देखेंगे। शॉर्टकट की पूरा एमएस वर्ड में, एमएस पावर पॉइंट में जो भी चीजें होती हैं वो सारी चीजें हम कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कंप्यूटर क्या है। दोस्तों, आप अगर खाना बनाते हैं तो क्या करते हैं, मान लीजिए कि आपके पास एक कुकर है, तो कुकर में आपने खाना जो भी है, दाल चावल जो भी है वो आप डालते हो। उसके बाद वो प्रोसेस होता है और उसके बाद वो दाल बनकर रेडी हो जाता है, तो आप उसको क्या करते हैं, खाते हैं। तो उसी तरह से कंप्यूटर भी है। कंप्यूटर तो एक आपको पता है, कंप्यूटर एक मशीन है। हाँ, जैसे हमारा शरीर है उसी तरीके से कंप्यूटर भी एक मशीन है। हम इसमें सबसे पहले इनपुट करते हैं। इनपुट करने का मतलब कि डाटा को एंट्री करते हैं। जैसे कीबोर्ड के माध्यम से हम क्या करते हैं, मशीन में कोई भी सूचना हमने डाला कि 2+2 इज इक्वल टू वाट, तो क्या आएगा यहाँ पे, 2+2 आ जाएगा 4। ठीक है, तो ये मेरा हो गया आउटपुट और ये हो गया इनपुट। ये प्रोसेस भी लेता है, मतलब कि इसको सोचने में भी तो टाइम लगा होगा कुछ। सोचने का काम कौन करता है, तो सोचने का काम करता है सीपीयू। और सीपीयू के भाग कौन कौन से होते हैं, तो एएलयू होते हैं, कंट्रोल यूनिट होता है, उसके बाद रजिस्टर होता है जो कि एक मेमोरी होती है उसकी। उसके बाद हम आउटपुट देखेंगे। आउटपुट क्या निकल के आ रहा है मेरे पास, मतलब कि जो हमने इनपुट दिया, उसके बाद प्रोसेस हुआ, उसके बाद उसका रिजल्ट क्या आ रहा है वो हो गया। ये कंप्यूटर के काम है। कंप्यूटर के फुल फॉर्म तो ऐसे नहीं पूछे जाते, लेकिन मैंने यहाँ पे लगा दिया है। ठीक है, कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पसली यूज फॉर टेक्नोलॉजिकल एजुकेशनल रिसर्च, ये होता है कंप्यूटर का फुल फॉर्म। ठीक है, हम जल्दीबाजी में करेंगे दोस्तों। ठीक है, ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आपको सीपीयू दिख रहा होगा, मॉनिटर दिख रहा होगा, माउस है यहाँ पे, और ये कीबोर्ड है। तो ये सारे क्या है, कंप्यूटर के भाग हैं, डिवाइस हैं। ये देखिए, हम यहाँ पे, हालांकि इसे अभी तो नहीं पढ़ना, लेकिन आ गया है, कोई बात नहीं, पढ़ लेते हैं। देखिए, कंप्यूटर में क्या होता है, हार्डवेयर होते हैं और दूसरा सॉफ्टवेयर होता है। हार्डवेयर का मतलब क्या है, जिसे हम छू सकते हैं, है ना, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, छू सकते हैं, सॉरी। और सॉफ्टवेयर क्या होता है, जिसे हम सिर्फ महसूस करते हैं,
क्या करते हैं, महसूस करते हैं, उसे हम छू कर देख नहीं सकते। जैसे कि आपके पास जो भी मोबाइल में एप्लीकेशन होंगे उसे आप छू नहीं पाते। हाँ, ये बात अलग है कि आप अगर टच स्क्रीन कर रहे हो तो उसको छूना नहीं बोलते, ठीक है। तो जैसे आप देखते होंगे कि हार्डवेयर में रैम होता है, डिस्क होता है, इसको हम छू करके महसूस कर सकते हैं, है ना। जो स्पीकर होता है उसको हम छू के महसूस कर सकते हैं। ये सारे हम छू नहीं सकते, किसको, सॉफ्टवेयर को। सॉफ्ट तो हार्डवेयर क्या क्या होगा, सीपीयू, रैम, डिस्क, प्रिंटर्स एक्सेट्रा, मतलब ये सारे जो हैं वो हार्डवेयर है। उसके बाद सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के, दो प्रकार के, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब कि जो सिस्टम को चलाने का काम करता है, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि लाइनक्स हो गया, विंडोज हो गया, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। और ये क्या करते हैं, सिस्टम को कंट्रोल मतलब चलाने का काम करते हैं। फिर ड्राइवर्स होते हैं और फिर यूटिलिटीज होते हैं। अब ये यूटिलिटीज जो होते हैं ना, जैसे कि कंप्यूटर को कैसे उसको ध्यान में रखा जाए, उसको कैसे बचाया जाए, ठीक है, इसलिए यूटिलिटीज का उपयोग किया जाता है। जैसे हम कंप्यूटर में वायरस से प्रोटेक्शन के लिए एंटीवायरस का उपयोग करते हैं, तो वो यूटिलिटीज है। उसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में बहुत सारे एप्लीकेशन हो सकते हैं। कंप्यूटर गेम्स हम डाउनलोड करते हैं, वो भी एप्लीकेशन है। वेब ब्राउजर है, वो एप्लीकेशन है। स्प्रेडशीट्स है, वर्ड प्रोसेसर है, डेटाबेस है, ये सारे क्या हैं, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। जैसे कि एमएस पावर पॉइंट, ये सारे क्या हैं, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। आगे आएंगे, अब समझेंगे अब चीज़ों को। अब हम हमारा जो वीडियो है अब यहाँ से शुरुआत हो रहा है लगभग। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे कि कंप्यूटर का हिंदी क्या होता है, तो संगणक। कंप्यूटर की हिंदी क्या है, संगणक। एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जिसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होते हैं। हार्डवेयर घटक कंप्यूटर के भौतिक भागों का वर्णन करते हैं। हार्डवेयर क्या है, जो भौतिक भागों का वर्णन करता है। और सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। सॉफ्टवेयर का काम क्या है, हार्डवेयर को नियंत्रित करना। इसके अंदर जैसे कि आप ये जो देख रहे हैं डिजिटल बोर्ड, ये जो हम छू पा रहे हैं, ये क्या है, तो ये हार्डवेयर है। और जो इस हार्डवेयर को नियंत्रित कर रहा है, जैसे ये भी एक हार्डवेयर है, ये आप देख रहे हैं स्टाइलस पेन, ये भी क्या है, एक हार्डवेयर है। हम यहाँ से अगर इसको घुमाते हैं तो ये जो इस पे जो राइटिंग हो रहा है ना, ये किसका काम है, ये सॉफ्टवेयर का, जो कि इसके अंदर है, ठीक है। चलिए, और ऑपरेटिंग सिस्टम विभिन्न प्रोग्राम और एप्लीकेशन को चलाता है। एक कंप्यूटर सिस्टम में एक सीपीयू, मेमोरी, इनपुट या आउटपुट डिवाइस होते हैं। ये सारी चीजें हम लोग कर चुके हैं। हमारा मकसद क्या है, तो धीरे धीरे सभी चीजों को समझना, ठीक है। हम धीरे धीरे लास्ट तक पहुंचेंगे, बहुत सारा आपको डायग्राम भी देखने को मिलेगा, घबराना नहीं है, सारा चीज समझ में आएगा। हिस्ट्री देखेंगे कि कंप्यूटर का इतिहास क्या रहा है, ठीक है। यह जो है अबेकस के जन्म के साथ शुरू हुआ। एक लकड़ी का रैक था जिसमें दो क्षैतिज तार होते थे जिन पर मोतियों को पिरोया जाता था। मतलब कि इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। हम मैंने सोचा था लगा दूं लेकिन लगाया नहीं। इस प्रकार, सॉरी, क्या कर दिया भाई, चलो फिर से बनाते हैं। इस प्रकार से है ना, ये इधर जो है वो तार लगाए जाते थे इस तरह से, ठीक है जी। अब यहाँ पे ये मोती ऐसे ऐसे पिरोए जाते थे। अब ये मोती ऊपर नीचे करके हम गिनती करते थे, गणना करते थे अबेकस के माध्यम से। उसके बाद 1642 में पहला मैकेनिकल कंप्यूटर जो है वो ब्लेज पास्कल के द्वारा विकसित किया गया था। फिर 1833 में चार्ल्स बैबेज ने क्या किया कि एक स्वचालित कैलकुलेटर या फिर कंप्यूटर की कल्पना की थी। और यही कारण है कि चार्ल्स बैबेज को क्या कहा जाता है, तो कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। ध्यान रखेंगे इनको, चार्ल्स बैबेज को। 1890 में हरमन हेलेरिथ और जेम्स पावर्स, कौन कौन, हरमन हेलेरिथ और जेम्स पावर्स द्वारा पंच कार्ड, जिसको टेबुलेटिंग मशीन भी कहा जाता है, उसका उपयोग किया गया था। ये उन सूचनाओं को पढ़ सकते थे जो मानव सहायता के बिना स्वचालित रूप से कार्ड में डाली जाती थी। उनको वो क्या करते थे, उन सूचनाओं को पढ़ सकते थे। कौन, टेबुलेटिंग मशीन। कंप्यूटर जो है ट्यूरिंग मशीन, ये देखो ट्यूरिंग मशीन का मैं बात कर रहा हूँ। तो ये जो ट्यूरिंग मशीन है, इसका उपयोग करने वाले पंच कार्ड यानी कि आईबीएम का मतलब क्या होता है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। आपको फुल फॉर्म भी जगह जगह पे देखते जाना है, ताकि फुल फॉर्म का जो लिस्ट है वो छोटा समय भी काम हो जाए। द्वारा बनाए गए थे, किसके द्वारा बनाए गए थे, आईबीएम के द्वारा ट्यूरिंग मशीन बनाए गए थे। ये मैकेनिकल डिवाइस थे, क्या थे, मैकेनिकल डिवाइस थे। ये जोड़ सकते थे, गुना कर सकते थे और छांट सकते थे। इनका क्या काम था, जोड़ना मतलब एडिंग, फिर गुणा करना मल्टीप्लाई कर सकते थे, छटनी कर सकते थे। कौन, तो ट्यूरिंग मशीन। पहला कंप्यूटर प्रोग्राम चार्ल्स बेबेज की छात्रा एक थी जिसका नाम था क्या, लेडी अगस्टा। क्या था, लेडी अगस्टा द्वारा विकसित किया गया था। ये ध्यान रखेंगे। आगे आएंगे, थोड़ा सा देखना है, इसको देखेंगे, आप समझिएगा।
1945 में ENIAC, अब देखो ये ENIAC भी आया, तो ENIAC का भी यहाँ पे फुल फॉर्म लिखा हुआ है। ENIAC का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ये ENIAC का फुल फॉर्म हो गया। एक उच्च गति वाला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जॉन पी एकर्ट, जॉन डब्ल्यू मोचली और उनके सहयोगियों द्वारा ये विकसित किया गया था। कहाँ? तो मूर स्कूल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में विकसित किया गया था। ये एक स्कूल था, विश्वविद्यालय था, ठीक है। तो ये जो कुछ लोग थे उनके द्वारा 1975 में, कब? 1975 में ENIAC का विकास किया गया था। ENIAC का फुल फॉर्म आपको जरूर याद रखना है। 1950 में डिजिटल कंप्यूटर के चुंबकीय कोर मेमोरी और ट्रांजिस्टर सर्किट का प्रयोग किया गया था। क्या किया गया था? ट्रांजिस्टर सर्किट का प्रयोग किया गया था। 1980 के दशक में सेमीकंडक्टर चिप्स का निर्माण किया गया था। अभी हम सारी बातों को समझेंगे कि सेमीकंडक्टर का चिप्स का जो प्रयोग है किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था। ये देखिए हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर मैंने यहाँ पे भी लगा दिया है। जैसे कि आप देखेंगे कि सबसे पहले तो मैकेनिकल एरा आप देखिए, ठीक है, मैकेनिकल युग में। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक युग में कौन कौन सा कंप्यूटर है? तो सबसे पहले तो आया अबेकस, हमने पढ़ा भी। उसके बाद नेपियर्स बोन्स, उसके बाद पास्कलाइन, उसके बाद डिफरेंस इंजन, ठीक है, और लास्ट में एनालिटिकल इंजन। लेकिन जैसे ही हमने इलेक्ट्रॉनिक एरा में अगर हम देखने की बात करें तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक एरा में कौन आया? ENIAC। कौन आया? ENIAC। अभी हमने देखा था ENIAC जो है वो कब आया था? 1975 में, ठीक है। उसके बाद EDVAC आया, उसके बाद UNIVAC आ गया। ये UNIVAC लास्ट में आया, ठीक है। आइए, ये क्या हुआ भाई यार, ये कीड़ा परेशान कर दिया है। अब देखिए, अब हम इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर देखते हैं। तो 5 पीढ़ी अभी तक कंप्यूटर का हो चुका है। ये हो गया फर्स्ट पीढ़ी। पहली पीढ़ी जो है 1940 से 1956 के बीच चली। पहली पीढ़ी वाला कंप्यूटर कब से कब तक इसका विकास चलता रहा? 1940 से 1956, जिसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। ये बार बार पूछा जाता है कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया गया था? वैक्यूम ट्यूब का, ट्रांजिस्टर का, वगैरह वगैरह दे देगा, ठीक है। तो इसको याद रखना है। ये जो दूसरा पीढ़ी है, दूसरा पीढ़ी 1956 से 1963 के बीच चली, जिसमें ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। जो तीसरी जो पीढ़ी है 1964 से 1971 के बीच चली, जिसमें इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया था, ठीक है। जो चौथी जो जनरेशन है, जो कि अभी चल रहा है, 1971 से अभी चल रहा है, 1971 से अभी जो हम वर्तमान में यूज कर रहे हैं, वो चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर यूज करते हैं, जिसमें माइक्रो प्रोसेसर का यूज होता है। अब जो फ्यूचर में जो होने वाला है वो 5वीं पीढ़ी का कंप्यूटर होगा फ्यूचर में, ठीक है। जिसमें क्या होगा कि प्रेजेंट एंड, ये तो फ्यूचर मैंने बता दिया, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसमें प्रयोग किया जाएगा। और अब तो आप देख भी रहे होंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का प्रयोग काफी जो है वो अलग अलग चीजों में किया जाने लगा है ना। तो ये भी दौर जो है वो दूर नहीं है। आइए कुछ तथ्य हम जानेंगे। तो सबसे पहला जो तथ्य है, 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। ये आप ध्यान रखेंगे, कब? 2 दिसंबर को। पहला कंप्यूटर प्रोग्राम जो है वो चार्ल्स बेबेज की छात्रा लेडी अगस्टा ने विकसित किया था, पहले भी देखा। भारत में बना पहला कंप्यूटर कौन था? तो वो था सिद्धार्थ। अच्छा ठीक है, आप मुझे ये बताना कमेंट में जरूर कि भारत का जो है वो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन था। आगे हम पढ़ेंगे सुपर कंप्यूटर क्या होता है, ठीक है। भारत का जो पहला सुपर कंप्यूटर है वो कौन था? भारत का पहला सुपर कंप्यूटर, तो हमने अभी देखा कि भारत में पहला जो कंप्यूटर था वो कौन था? तो सिद्धार्थ, जिसे भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन द्वारा निर्मित किया गया था। किसके द्वारा? इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन के द्वारा। भारत में पहला कंप्यूटर जो है वो बेंगलुरु के एक क्या है, डाकघर, वहां पे स्थापित किया गया था। कहाँ? बेंगलुरु के एक डाकघर में। दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर जो है वो कौन है? तो CDC 6600, जो कि 1964 में जारी किया गया था। भारत का दुनिया का ये पहला सुपर कंप्यूटर है। हमने आपसे क्वेश्चन पूछा है भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन था, ये आपको बताना है। अब देखिए यहाँ पे हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। इसके बाद आपको सारी चीजें जो है वो धीरे धीरे खुलने लगेगी। ये सारी अभी हमने बेसिक चीजें बताई हैं ताकि आपको सारी चीजें समझ में आए। देखिए, तो सबसे पहले हम देखें तो ये है एनालॉग कंप्यूटर, उसके बाद हाइब्रिड कंप्यूटर और उसके बाद डिजिटल कंप्यूटर। ये 3 प्रकार के कंप्यूटर हैं, ठीक है जी। तो देखिए एनालॉग कंप्यूटर क्या है? टू मेजर, एक सेकेंड दोस्तों, टू मेजर मापने के लिए, प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम, ये मापने के लिए एनालॉग कंप्यूटर का यूज किया जाता है।
हाइब्रिड कंप्यूटर का जो प्रयोग है वो कॉम्बिनेशन ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर, मतलब कि इसमें जो है एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों का ये मिश्रित है, कौन, तो हाइब्रिड। ठीक है जी। उसके बाद ये जो डिजिटल कंप्यूटर है ये बाइनरी नंबर सिस्टम पे प्रयोग किया यूज होता है इसमें। ठीक है, बाइनरी नंबर का मतलब बाइनरी नंबर में कौन कौन से नंबर होते हैं, 0 और 1, 0 और 1 ये बाइनरी नंबर है। अब देखिए कि यहाँ पे हम देखें तो ये माइक्रो कंप्यूटर है। माइक्रो कंप्यूटर में कौन कौन सा कंप्यूटर आएगा, तो लैपटॉप, टैबलेट्स, है ना, पामलेट्स, पामलेट्स का मतलब जिसको हम अपने पाम पे उठा सकते हैं, हथेली पे, स्मार्टफोन, ये जो है माइक्रो कंप्यूटर या फिर इसको आप पर्सनल कंप्यूटर भी बोल सकते हैं, मतलब कि पीसी। उसके बाद मिनी कंप्यूटर जो कि वर्क स्टेशन इसमें आएगा। वर्क स्टेशन का मतलब क्या है, जो कि प्रोग्रामों के विकास करने में सहायता करते हैं। उसके बाद गेम पीसी, हाई हाई कॉन्फ़िगरेशन लैपटॉप और पर्सनल कंप्यूटर। उसके बाद मेन फ्रेम कंप्यूटर आएगा जो जिसमें यूनिवैक, आईबीएम, जेड सीरीज, सिस्टम Z9 एक्सेट्रा। उसके बाद सुपर कंप्यूटर आएंगे जिसमें तिहाने 2, ठीक है जी, फिर सनवे, फिर उसके बाद देखना है सायरा, फिर परम, मिहिर, ये सारे जो हैं वो सुपर कंप्यूटर हैं। अभी आपको अगर समझ में नहीं आया तो अगले स्लाइड में हम आपको समझाते हैं। देखिए कंप्यूटर के हमने देखा कि 3 प्रकार हमने ऊपर में देखे थे, यहाँ पे आप देख सकते हो कितने प्रकार देखे, ये 3 प्रकार, कौन कौन सा, एनालॉग, हाइब्रिड और डिजिटल। अब यहाँ पे देखिए इसी को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आप देखिए कंप्यूटर के ये जो प्रकार हैं ये डेटा प्रबंधन क्षमताओं के आधार पर जो है वो 3 प्रकार हैं। डेटा प्रबंधन क्षमताओं के आधार पर कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं। एनालॉग कंप्यूटर जो कि डेटा लगातार ये बदलता रहता है, डेटा इसमें क्या होता है, लगातार बदलते रहता है, जैसे मरकरी, थर्मामीटर, स्पीडोमीटर, ये जो होते हैं वो क्या होते हैं, तो एनालॉग कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर का ये अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि टेम्परेचर वगैरह को मापने में यूज किया जाता है ना। डिजिटल कंप्यूटर जो है, अच्छा ये डेटा होगा, डेटा को इनपुट के रूप में स्वीकार करता है और बाइनरी नंबर में बदलता है, जैसे कि लैपटॉप, डेस्कटॉप, स्मार्टफोन, ये जो है वो क्या है, तो डिजिटल कंप्यूटर जिसका हम पर्सनली रूप से यूज करते हैं। उसके बाद हाइब्रिड कंप्यूटर, डिजिटल और एनालॉग का ये मिश्रण है, इसका डिजिटल और एनालॉग। जैसे कि पेट्रोल पंप पे आप देख रहे होंगे कि पेट्रोल पंप पे जो उपयोग किया जाने वाला जो प्रोसेसर है वो क्या होता है, तो वो होता है हाइब्रिड। वो हाइब्रिड क्यों होता है, क्योंकि आप देखते होंगे पेट्रोल पंप में पेट्रोल कितना देना है, उसका मूल्य क्या निर्धारण करना है, वो दोनों काम करता है, मतलब कि मात्रा भी निर्धारण कर रहा है और कीमत भी निर्धारण कर रहा है, इसलिए ये क्या है, तो हाइब्रिड कंप्यूटर है। आप यहाँ पे देखो मात्रा निर्धारण करने का काम किसका, एनालॉग कंप्यूटर का, जबकि कीमत निर्धारण करने का काम किसका है, इसका। ठीक है, तो ये दोनों चीजें निर्धारित करता है और इसलिए जो हाइब्रिड है वो डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर दोनों का मिश्रण है। ये देखिए अब हम देखेंगे कंप्यूटरिंग शक्ति और गति के आधार पर जो है कंप्यूटर के ये 5 प्रकार देखिए। ठीक है, सबसे पहले तो निजी कंप्यूटर या माइक्रो कंप्यूटर, जिसको हम पर्सनल कंप्यूटर इंग्लिश में बोलते हैं, पीसी। उसके बाद वर्क स्टेशन, मैंने बताया कि वर्क स्टेशन जो होते हैं वो प्रोग्रामों को, जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसके निर्माण में ये काफी सहायक होता है। और ये जो निजी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर होता है ना, ये काफी छोटे आकार वाले होते हैं। फिर मिनी कंप्यूटर आएगा, तो ये जो माइक्रो से ये ज्यादा बड़ा होता है, माइक्रो से ज्यादा बड़ा होता है, ज्यादा शक्तिशाली भी होता है, मिनी। उसके बाद मेन फ्रेम जो कंप्यूटर है ना, वो एक साथ जो है वो 100 से अधिक जो है वो कंप्यूटर एक साथ कार्य करते हैं, तो ये मेन फ्रेम कंप्यूटर पे। फिर सुपर कंप्यूटर जो है वो काफी शक्तिशाली होता है और इसमें जैसे कि मौसम का पूर्वानुमान आपको लगाना है कि कैसा मौसम रहेगा अगले 1 महीने का, या फिर कल का मौसम कैसे रहेगा, तो ये सारा काम किसका होता है, सुपर कंप्यूटर का होता है। आगे आइए, कंप्यूटर का संगठन मतलब कि कंप्यूटर जो है 3 बुनियादी इकाइयों में व्यवस्थित किया जाता है। सबसे पहले तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी यूनिट, इनपुट और आउटपुट डिवाइस, ये 3 चीजें, और तीनों को ध्यान से पढ़ना है क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से आते हैं। ठीक है, इसको अगर आप बहुत अच्छे से अगर समझ जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी यूनिट और इनपुट और आउटपुट डिवाइस। उसके अलावा जो है कंप्यूटर के मुख्य रूप से 2 भाग होते हैं, एक तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। ये 5 चीजों आपको समझना पड़ेगा और 5 हम लोग अभी पढ़ेंगे भी। तो देखिए सबसे पहले हम सीपीयू को देखते हैं, यहाँ पे देखिए। अच्छा, पहले ये तो मैंने बता ही दिया कि ये सबसे पहले हम क्या करते हैं, डाटा को एंट्री करते हैं, जैसे इनपुट डिवाइस में कौन कौन सा, जैसे कि माउस, कीबोर्ड से हम क्या करते हैं, इनपुट करते हैं। उसके बाद प्रोसेस होता है, प्रोसेस कहाँ पे होता है, तो आप बोलेंगे सीपीयू में। कहाँ पे होता है, सीपीयू में। उसके बाद हमें ये आउटपुट निकाल के देता है, आउटपुट कहाँ पे हमें मिलता है,
तो ये हमें मॉनिटर पे मिल जाता है ना, मॉनिटर पे मिल सकता है, स्पीकर में मिल सकता है, बहुत सारी जगह जो है मिल सकता है। तो देखिए सीपीयू के बारे में पहले हम समझते हैं। क्या हो गया भाई, ये डायग्राम को आपको अच्छे से समझना है। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया कि इनपुट यूनिट किया, मतलब कि माउस, कीबोर्ड, माइक्रोफोन एक्सेट्रा से हमने क्या किया, इनपुट किया। इनपुट करने के बाद ये सारी चीजें जो है वो कहाँ चली गई, सीपीयू में। अब सीपीयू ने हमें क्या दिया, आउटपुट निकाल के दिया, जो कि मॉनिटर, प्रिंटर है ना, स्पीकर, ये सारी चीजें। अब यहाँ पे देखिए कि ये यहाँ से जो आपको जो ये वाला जो चीजें जो दिख रही है ना, ये सीपीयू का भाग है। ठीक है, अब ये सीपीयू के 3 भाग हैं। कौन कौन सा, तो एक तो हो गया कंट्रोल यूनिट, ये आप देख पा रहे हैं। उसके बाद एएलयू, कौन, एएलयू। उसके बाद इंटरनल मेमोरी, जिसको आप रजिस्टर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, रजिस्टर बोल सकते हैं। रजिस्टर का नाम सुना है ना, हाँ, तो ये रजिस्टर जो है इसी के पार्ट है। कंट्रोल यूनिट, एएलयू और इंटरनल यूनिट, इंटरनल मेमोरी। उसके बाद मेन मेमोरी आता है। मेन मेमोरी में कौन कौन सा आएगा, तो रैम और रोम। उसके बाद सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी स्टोरेज, जैसे कि आप पेन ड्राइव में कुछ रख लो, सीडी में रख लो, डीवीडी में रख लो, है ना, हार्ड डिस्क में रख लो, ये सारी जो चीजें होती हैं वो सेकेंडरी मेमोरी होती है। ठीक है जी, आगे आइए। देखिए यहाँ पे समझेंगे सभी चीजों को। तो अभी हमने देखा सीपीयू के बारे में हमें पढ़ना है। सीपीयू के कौन कौन से भाग हैं, तो मैंने अभी बताया एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, ये तीनों चीजें हमें समझना है। सबसे पहले देखिए कि सीपीयू जो होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है। फुल फॉर्म एक याद रखना है। कंप्यूटर का मस्तिष्क भी इसे कहा जाता है, मतलब कि ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। कार्यक्रमों के माध्यम से निर्देश और डेटा ये देता है। फिर सीपीयू जो है वो मेमोरी से प्रोग्राम और डेटा प्राप्त करता है। सीपीयू क्या करता है, जो मेमोरी जो लगे होते हैं जैसे कि रैम रोम, उससे वो क्या करता है, डेटा को प्राप्त करता है और दिए गए निर्देशों के अनुसार अंक गणितीय और तर्क संचालन करता है। मतलब कि अंक गणितीय और तर्क संचालन, मतलब कि एएलयू, एएलयू का काम हो गया है फिर। ठीक है, किसका काम आ गया, एएलयू का। और परिणाम को वापस मेमोरी में स्टोर कर देता है। कहाँ पे, मेमोरी में स्टोर कर देता है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं यहाँ पे फिर से आपको समझाना चाहूंगा। यहाँ पे समझिए, इनपुट किया आपने, कहा क्या गया, इनपुट। अब इनपुट करने के बाद ये चला गया कहाँ, मेन मेमोरी में। कहाँ चला गया जी, मेन मेमोरी में, मतलब कि रैम रोम। उसके बाद ये चला गया, देखो कहाँ, तो ये चला गया इंटरनल मेमोरी में, मतलब कि जिसको आप रजिस्टर बोल रहे हो। उसके बाद ये चला गया कहाँ, एएलयू में। यहाँ पे क्या हुआ, गणितीय सारी चीजें हो गई, प्रोसेस हो गया। उसके बाद ये फिर रिटर्न आ जाता है फिर से ये इंटरनल मेमोरी में, और फिर से ये चला जाता है मेन मेमोरी में, और लास्ट में ये चला जाता है सेकेंडरी मेमोरी में। आप इसको स्टोर कर लेते हैं, है ना। और ये जो कंट्रोल यूनिट होता है, ये सभी चीजों को कंट्रोल करने का काम करता है। क्या करता है, सभी चीजों को कंट्रोल करने का काम करता है। ये सबको कंट्रोल कर रहा है, एएलयू को भी, इंटरनल मेमोरी को भी, मेन मेमोरी को भी, सेकेंडरी स्टोरेज को भी, आउटपुट को भी और इनपुट को भी। कौन कंट्रोल करता है, तो कंट्रोल यूनिट। ठीक है, आगे आइए। तो ये देखेंगे, सीपीयू अपनी स्थानीय मेमोरी में डेटा और निर्देशों को स्टोर करता है। ठीक है जी, जिसे रजिस्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रजिस्टर कहा जाता है। जो आकार और संख्या में क्या होते हैं, सीमित होते हैं, काफी छोटा होता है लेकिन वो काफी फास्ट होता है। ठीक है, कंप्यूटर, ये जो तीन जो हमने जो घटक देखे कौन कौन से, तो एएलयू, सीयू और रजिस्टर। एएलयू मतलब अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, फुल फॉर्म आपको याद रखना है। सभी अंक गणितीय और तार्किक कार्यों को ये करने का काम करता है, मतलब कि सारा प्रोसेस जो है वो यहीं पे होगा। सीयू क्या करता है, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, एएलयू, इनपुट और आउटपुट डिवाइस के माध्यम से डेटा प्रवाह को निर्देशित करता है। उस पर ये ध्यान रख रहा होता है, कोई सही तो कर रहा है ना भाई, कुछ गलत तो नहीं कर रहा कोई। उसके बाद रजिस्टर का क्या काम होता है, जब सीपीयू इनका उपयोग कर रहा होता है तब यह निर्देश या डेटा को स्टोर करता है। मतलब जब सीपीयू इसका उपयोग करेगा तभी यह डेटा को क्या करेगा, स्टोर करेगा। सीपीयू इसका अगर उपयोग करना बंद कर दे तो ये डेटा को क्या करता है, इरेज कर देगा। ठीक है जी, जब तक सीपीयू चालू तब तक उसका भी काम, सीपीयू बंद वो भी बंद। ठीक है, आगे आते हैं। ये देखिए इनपुट और आउटपुट डिवाइस हम देखते हैं। सबसे पहले तो हमने आपको बताया इनपुट डिवाइस का मतलब जो चीजें हम कंप्यूटर में एंट्री करते हैं। जैसे कि कीबोर्ड जो है वो एक इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड, कीबोर्ड, अब मैंने यहाँ पे बहुत सारी चीजें नहीं बताई हैं, ठीक है, क्योंकि अब जो बेसिक चीजें, मैं कीबोर्ड तो नहीं यहाँ पे आपको बताने लग जाऊं कि इसमें जो है वो नंबर की होते हैं, वो है ना 0 से लेकर के 9 तक। उसके बाद फंक्शनल की होते हैं F1 से F12 तक।
है ना, फंक्शनल की होते हैं। उसके बाद जो है स्पेशल कीज होते हैं, स्पेशल कीज अल्फ़ाबेट की होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको खुद समझना पड़ेगा, क्योंकि ये बेसिक क्लास नहीं है। मैंने बेसिक में शुरुआत में इसलिए बताया क्योंकि वहाँ पे भी लोगों को दिक्कत हो जाती है समझने में, और सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है कि सीपीयू के भाग कौन कौन से हैं, और उसी को तो मेन पढ़ना है ना, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो क्वेश्चन वहीं से बनते हैं, मेमोरी से बनते हैं। अब देखिए इनपुट डिवाइस हमने तो क्या देखा, तो कीबोर्ड, वेब कैम, जॉयस्टिक, जॉयस्टिक देखा है ना आपने, स्कैनर, फिर ऑप्टिकल पेन, फिर बारकोड रीडर, ये सारे क्या होते हैं, इनपुट डिवाइस होते हैं। आपने देखा होगा कि एग्जाम देने जाते होंगे तो आपका जो एडमिट कार्ड होता है उस पर एक बारकोड होता है, उसको वो रीड करने का काम करता है, वो इनपुट डिवाइस है। उसके बाद क्या होता है, उसके कंप्यूटर में डेटा चला जाता है ना। उसके बाद ऑप्टिकल पेन, ये सारे जो आप पेन वगैरह जो देखते हैं, ऑप्टिकल पेन हो गया, स्टाइलस पेन हो गया, ये सारे इनपुट डिवाइस हैं। अब आउटपुट डिवाइस देखेंगे तो हेडफोन, क्या हेडफोन, उसके बाद स्क्रीन, स्क्रीन मतलब ये मॉनिटर, उसके बाद इंकजेट प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, प्रिंट निकाल रहा है ना ये। उसके बाद लेजर प्रिंटर, जो भी प्रिंटर है ना, बहुत सारे प्रिंटर, वैसे तो ऑल इन वन प्रिंटर अब आ चुका है भाई। ऑल इन वन प्रिंटर में क्या होता है, उसमें स्कैनर भी होता है। स्कैनर तो क्या होगा, आप उसमें कोई चीज रख देते हो, उसके बाद वो स्कैन करके कंप्यूटर में भेज देता है, तो वो तो इनपुट का भी काम कर रहा है। जो ऑल इन वन कंप्यूटर है, ऑल इन वन जो प्रिंटर है, सॉरी, वो इनपुट का भी काम करता है। तो यहाँ पे इसलिए अलग अलग करके लिखा गया है, इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर। तो उसके बाद प्लॉटर, उसके बाद स्पीकर, ये क्या है, तो आउटपुट डिवाइस है ये सारे। अब देखो कुछ ऐसे हैं जो कि दोनों होते हैं, जैसे कि कैमरा, ये क्या करता है कि इनपुट भी करता है और आउटपुट भी करता है। उसके बाद हेडसेट, ये क्या करता है, इनपुट भी और आउटपुट भी। टच स्क्रीन, इनपुट भी और आउटपुट भी, जैसे कि आप यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ तो ये तो इनपुट हो रहा है ना, जबकि आप जो चीजें यहाँ पे आप जो देख रहे हैं, जो चीजें यहाँ पे आप देख रहे हैं वो क्या है, आउटपुट है। पेन ड्राइव, ये भी इनपुट आउटपुट दोनों है। सीडी या फिर डीवीडी, ये भी इनपुट आउटपुट दोनों है। मॉडेम, ये भी इनपुट और आउटपुट दोनों है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। इसकी जो पीडीएफ है मैंने आपको बताया है कि जब तक मेरे जो है वो 100 लाइक्स हो जाएंगे तो मैं इसका पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा, टेंशन नहीं लेने वाली बात है। लेकिन समझना जरूरी है दोस्तों, आप स्पीड में करके ही देखें लेकिन देखा करो जरूर। देखिए टाइप्स ऑफ प्रिंटर क्या है, तो दो तरह के प्रिंटर हैं, एक तो इम्पैक्ट और एक नॉन इम्पैक्ट। एक तो इम्पैक्ट प्रिंटर, दूसरा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। देखिए इम्पैक्ट प्रिंटर में कैरेक्टर प्रिंटर होते हैं और लाइन प्रिंटर होते हैं। अब कैरेक्टर प्रिंटर में क्या होते हैं, तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डेजी व्हील प्रिंटर। यहाँ पे ध्यान से आपको समझना है, यही चीजें तो पूछ ली जाती है ना, इसलिए मैंने यहाँ पे पूरा डायग्राम दे दिया है ताकि आपको सारी चीजें समझ में आए। कैरेक्टर प्रिंटर के कौन कौन भाग हैं, कौन कौन से कैरेक्टर प्रिंटर होते हैं, तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डेजी व्हील प्रिंटर, ठीक है। और ये इम्पैक्ट प्रिंटर है, ध्यान रखना। इम्पैक्ट प्रिंटर का दूसरा भाग क्या है, तो लाइन प्रिंटर, इसमें होते हैं ड्रम प्रिंटर, चेन प्रिंटर और बैंड प्रिंटर, ये सारे क्या है, तो लाइन प्रिंटर के उदाहरण। उसके बाद नॉन इम्पैक्ट में हम जाएं तो इंकजेट होगा, लेजर होगा और थर्मल प्रिंटर होगा, ये तीन प्रिंटर हैं। वैसे तो मोर पॉपुलर प्रिंटर देखें तो एलईडी प्रिंटर है, फोटो इंकजेट प्रिंटर है, मल्टी फंक्शनल और ऑल इन वन प्रिंटर जिसके बारे में मैंने बताया, 3D प्रिंटर, प्लॉटर, ये जो है बहुत पॉपुलर है, बहुत सारे आपको दुकान पे देखने को मिल जाते हैं क्योंकि वहां पे बहुत सारे काम होते हैं उनके, है ना। आ गया ये देखिए। अब ये दूसरा प्रकार है कि और आप इसको आप किस प्रकार से बांट सकते हैं, किसको, तो प्रिंटर्स को। देखिए प्रिंटर में दो भाग में हम इस प्रकार भी बांट सकते हैं, ओल्ड प्रिंटर और मॉडर्न प्रिंटर। जो पहले वाले हैं ओल्ड प्रिंटर, जो आज निर्मित हुए हैं मॉडर्न प्रिंटर। ओल्ड प्रिंटर में आपको डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील, लाइन प्रिंटर, ये तीनों तो हमने वहां पे पढ़ा था, लेकिन ये वाला थर्मल जो है वो यहाँ पे अब आ गया, ठीक है, थर्मल। उसके बाद मॉडर्न प्रिंटर में देखें तो इंकजेट, लेजर, वायरलेस, 3D प्रिंटर और ऑल इन वन प्रिंटर, ये हो गया मॉडर्न प्रिंटर, ठीक है जी। इस तरह से भी आप बांट सकते हैं कि मॉडर्न प्रिंटर अगर कब हो जाए आगे चल के मॉडर्न वो पूछने लगे, है ना, मॉडर्न पूछने लगे, आपको नॉन इम्पैक्ट ना दे करके मॉडर्न अगर दे दे तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। आगे आइए, मॉडर्न मतलब जो आज यूज हो रहा है। अब देखिए इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है, तो कागज पर सीधे हथौड़े और रिबन का प्रयोग करता है। मतलब आपने देखा होगा टाइपिंग अगर आप सीखने जाते होंगे तो वहां पे सीढ़ी नुमा जो है वो कीबोर्ड होता है और वो मारने का काम करता है, ठक 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 एकदम खट खट। वो क्या करता है, खट 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 ऐसे मारता है, वो मारता है कागज पे, ऐसे ऐसे मारता है और वो लिखाता जाता है अक्षर, है ना। तो वो क्या है, इम्पैक्ट प्रिंटर है। जैसे कि डेजी व्हील,
डॉट मैट्रिक्स, लाइन प्रिंटर। अब इस तंत्र को इलेक्ट्रोमैकेनिकल मैकेनिज्म के रूप में जाना जाता है। क्या? इलेक्ट्रोमैकेनिकल मैकेनिज्म के रूप में जाना जाता है। और ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो कैरेक्टर प्रिंटर, एक समय में केवल एक अक्षर ये प्रिंट करता है। एक समय में कितना अक्षर? एक अक्षर, इसलिए इसको कैरेक्टर प्रिंटर बोल रहे हैं। ठीक है। अपेक्षाकृत ये इसकी काफी धीमी गति होती है, क्योंकि एक एक अक्षर ये पर प्रिंट करता है, जैसे कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है ये इसका उदाहरण है। लाइन प्रिंटर क्या करता है कि एक समय में टेक्स्ट की पूरी लाइन को ही ये प्रिंट कर देता है एक समय में, तो ये तो इसके अपेक्षा ये ज्यादा स्पीड होगा ना भाई, है ना। तो ये दो प्रकार के जो है हमने देखा इम्पैक्ट प्रिंटर। अब देखिए नॉन इम्पैक्ट क्या है। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो है वो रिबन का प्रयोग नहीं करता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जबकि इम्पैक्ट प्रिंटर जो है वो रिबन का प्रयोग करता है, लेकिन नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर रिबन का प्रयोग नहीं करता। ये प्रिंटर एक समय में एक पूरा पेज को ही प्रिंट कर देता है। हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि जो इम्पैक्ट प्रिंटर थे उसमें कैरेक्टर प्रिंटर एक कैरेक्टर को प्रिंट कर रहा था, जबकि जो लाइन प्रिंटर था वो पूरी लाइन को प्रिंट कर रहा था। हम यहाँ पे अगर देखें तो नॉन प्रिंटर जो है, नॉन इम्पैक्ट जो प्रिंटर है वो पूरे पेज को ही प्रिंट कर देता है भाई। तो ये तो तेज हो गया ना बहुत, इसलिए ये प्रिंटर क्या कहा जाता है? पेज प्रिंटर भी इसको आप कह सकते हैं। जैसे कि इंकजेट, लेजर, थर्मल प्रिंटर, ठीक है, ये नॉन इम्पैक्ट के उदाहरण हो गए। प्रिंटर आमतौर पर जो है वो तीन लोकप्रिय संस्करणों में आते हैं, जैसे कि डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट और लेजर। ठीक है, अगर हम बात करें कि लोकप्रिय संस्करण में कितने आते हैं, तो वो तीन आते हैं, डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट और लेजर। डॉट मैट्रिक्स मतलब वो खट 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 मारने वाला। उसके बाद इंकजेट, इंकजेट मतलब कि उसमें जो है वो क्या होता है ना, इंकजेट में लिक्विड इंक उसमें डाला जाता है। क्या डाला जाता है? लिक्विड रूप में इंक डाला जाता है। जबकि लेजर प्रिंटर में क्या होता है ना कि सूखा पाउडर डाला जाता है इंक के रूप में। जो बड़े बड़े फोटोकॉपी के मशीन आपने देखे होंगे जो कि 50 पैसे प्रति पेज 60 पैसे कर देते हैं, उसमें लेजर प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्योंकि इंकजेट जो प्रिंटर है वो थोड़ा महंगा पड़ता है ये, और ये कलरफुल भी ये छाप सकता है। ठीक है, लेकिन ये जो लेजर प्रिंटर है ये कलरफुल नहीं छापता, इसमें से ब्लैक ब्लैक पाउडर डाले जाते हैं और उससे वो टाइपिंग हो जाता है, क्या सॉरी कॉपी वगैरह हो जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे मेमोरी। देखिए मेमोरी भी तीन प्रकार हम देख रहे हैं। सबसे पहले तो आप देखिए कि प्राइमरी मेमोरी, दूसरा प्रकार सेकेंडरी और तीसरा कैश मेमोरी। ठीक है जी, कैश मेमोरी। अब देखिए कि अगर हम इसकी बात करें तो प्राइमरी मेमोरी का दो पार्ट मेन रूप से, एक तो रैम और दूसरा रोम। अब इसका फुल फॉर्म भी आप याद रखना। रैम मतलब कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, क्या? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का मतलब रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, अब ये रैम जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो स्टैटिक और एक डायनामिक। ठीक है, ध्यान रखिएगा, रैम के कितने प्रकार? दो प्रकार, एक स्टैटिक और एक डायनामिक। जबकि हम अगर रोम देखें तो इसके भी बहुत प्रकार होते हैं। अब देखो पी रोम, अब ये पी रोम का फुल फॉर्म क्या है? ये सारी चीजें आपको याद रखना है, क्योंकि मैंने आगे जो अब्रिविएशन दिया है उसमें ये सब ऐड नहीं किया, इसीलिए। पी रोम का मतलब प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब ये EPROM है, तो PROM तो सेम रहेगा। ई का मतलब इरेजेबल, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब यहाँ पे डबल ई लगा हुआ है, मतलब कि ये तो सेम आ गया, एक ई यहाँ पे और आ गया, इसका मतलब है इलेक्ट्रिकल। क्या? इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, अब देखिए सेकेंडरी मेमोरी की बात करें तो सेकेंडरी मेमोरी में हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप, CD और DVD, जिप डिस्क इत्यादि जो है वो सेकेंडरी मेमोरी के उदाहरण है। कैशे मेमोरी ये बहुत तेज होता है भाई, बहुत महंगा भी होता है। ठीक है, हम एक एक करके सबके बारे में जानते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए कंप्यूटर मेमोरी की बात करें तो इसका उपयोग डेटा और निर्देशों को स्टोर करने के लिए किया जाता है। ये तीन प्रकार के होते हैं, पहला कैश मेमोरी, दूसरा प्राथमिक या फिर मुख्य मेमोरी, तीसरा जो है सेकेंडरी या फिर द्वितीयक मेमोरी, जैसे कि हमने पीछे डायग्राम में देखा। अब पहला हम देख लेते हैं कैश मेमोरी क्या होता है। अति उच्च गति वाला अर्धचालक मेमोरी होता है, CPU और मुख्य मेमोरी के बीच एक बफर का कार्य करता है। जैसे कि आप यहाँ पे देखो, मैं दिखाता हूँ, थोड़ा सा समझना। ये देखिए भाई, ये मान के चलो ये है हमारा क्या? CPU। ये क्या है दोस्तों? CPU। अब यहाँ पे आपका जो है मान के चलो ये जो है ये मेन मेमोरी हो गया। क्या हो गया? ये मान के चला मैंने, ये मेन मेमोरी है। ठीक है जी, मुख्य मेमोरी, ये CPU है और ये मुख्य मेमोरी है। इसके बीच में ऐसे कहीं लगा होता है इस प्रकार से।
ठीक है जी। ये कैशे लगा होता है, कैशे मेमोरी। तो इसके सीपीयू और मेन मेमोरी के ये बीच में जो है ये बफर का काम करता है। किस चीज का? बफर का काम करता है, ध्यान रखेंगे। मुख्य मेमोरी की तुलना में बहुत तेज और मुख्य मेमोरी की तुलना में कम एक्सेस टाइम लेता है। जो मुख्य मेमोरी होता है ना, ये मुख्य मेमोरी मतलब रैम और रोम, उससे ये बहुत तेज होता है, काफी महंगा भी होता है ये। ठीक है। डेटा को अस्थायी उपयोग के लिए स्टोर करता है, मतलब इसमें अस्थायी रूप से उपयोग नहीं होता, अस्थायी रूप से इसको उपयोग करता है। ठीक है। यह बहुत महंगा होता है, ये तो मैंने बता ही दिया, बहुत महंगा होता है कैशे मेमोरी, ध्यान रखेंगे। उसके बाद प्राथमिक या फिर मुख्य मेमोरी हम पढ़ लेते हैं। तो इसको कंप्यूटर के मुख्य मेमोरी या कार्यशील मेमोरी के रूप में भी जाना जाता है। केवल उन डेटा या निर्देशों को रखता है जिन पर कंप्यूटर वर्तमान में काम कर रहा हो। ठीक है। जिसपे कंप्यूटर वर्तमान में काम कर रहा है सिर्फ उसी डेटा को रखेगा। जैसे अभी आप एमएस वर्ड पे अगर आप काम कर रहे हो तो वर्ड पे जो भी टाइप करते हो ना, तो वो उतना जब तक आपका कंप्यूटर चल रहा है तब तक ये उसको सुरक्षित रखता है। कंप्यूटर आप अगर बंद कर दोगे और अगर आप उसको सेव नहीं किए तो वो तो गया भाई, वो सेव नहीं होगा फिर। ठीक है। अगर आप उसको सेव कर देते हैं तो आपको सेकेंडरी मेमोरी में वो चला जाता है। आगे चलते हैं। कंप्यूटर के साथ सीधा साधा संचार स्थापित करता है ये। बहुत तेज गति से डेटा प्राप्त करने या फिर भेजने में सक्षम होता है कौन? प्राथमिक मेमोरी। अस्थायी होता है ये, क्या होता है? अस्थायी। बिजली बंद होने पर क्षमता सीमित हो जाती है और डेटा क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। द्वितीयक स्मृति से भी अधिक तेज है ये। द्वितीयक जो स्मृति है उससे भी क्या होता है? ये तेज होता है। रैम और रोम में इसको विभाजित हम करते हैं, है ना। हमने अभी बताया कि प्राथमिक मेमोरी कौन होते हैं, तो रैम और रोम। ठीक है। आगे आइए। ये देखिए पहले रैम के बारे में। रैम जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी है, ये अस्थायी मेमोरी होती है। क्या होती है? अस्थायी। उसके बाद बिजली की आपूर्ति बंद होने पर डेटा जो है वो इससे मिट जाता है और ये तेज मेमोरी होती है। रैम जो होता है क्या होता है? तेज। सीपीयू किसी भी समय रैम की सामग्री को क्या कर सकता है? बदल सकता है। मतलब रैम जो है वो अस्थायी है और इस पे सीपीयू का क्या है? कंट्रोल है। रैम के देखें तो दो प्रकार हैं, स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम। हमने पहले भी अभी थोड़ी देर पहले देखा था डायग्राम में। अब इसके बाद हम रोम देख लेते हैं, मतलब कि रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है इसका फुल फॉर्म? रीड ओनली मेमोरी। जानकारी जो है रोम के निर्माण सॉरी अच्छा जानकारी रोम के निर्मित के समय उसमें स्टोर की जाती है। जब रोम के निर्मित के समय क्या किया जाता है? उसमें स्टोर किया जाता है। यह स्थिर है, मतलब कि इसमें जो है वो डाटा अपने आप समाप्त नहीं हो सकता। यह स्थिर है और बिजली बंद होने, ये क्या इतना गलती कैसे टाइप हो गया भाई, होने के बाद भी इसकी जानकारी नष्ट नहीं होती। अगर आप कोई भी चीज रोम में, अगर जैसे कि आप देखते होंगे, अगर मोबाइल खरीदा होगा तो आप पूछते हैं रैम कितना है, क्या है? रैम कितना है? तो आप या तो 4 GB का लेते हैं, जीबी मतलब गीगाबाइट, या तो फिर आप 8 GB वाला लेते हैं, 6 GB वाला लेते हैं, 16 GB वाला लेते हैं, है ना। इस तरह से आते हैं। लेकिन आप जब रोम पूछते हैं, क्या पूछते हैं? रोम। तो ये रोम जो है आप 4 GB 8 GB में काम नहीं चलता, है ना। अब मिनिमम आप लेते हो तो 64 GB, जिसमें आप अपने डेटा को स्टोर करते हो, जिसमें आप फोटो रख सकते हैं, वीडियो रख सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो ये जो है ये रोम है। ठीक है। ये अब जो है कम से कम लोग 128 GB लेते हैं। अब तो लोग 512 GB खोजने लगे भाई, है ना। बोलते हैं 512 GB चाहिए, क्योंकि उसमें मेरा फोटो ही अब नहीं आ पाता। क्योंकि अब पहले वाली तो बात नहीं है ना। अगर एक फोटो भी आप खींचते हैं तो करीब करीब अच्छा फोटो अगर खींचने वाला कैमरा अच्छा होगा आपके मोबाइल का, तो मान के चलो कि वो करीब करीब 7 या 8 MB का वो पहुंच जाता है ना। इससे ज्यादा भी हो सकता है। आगे देखिए, रोम के प्रकारों में पी रोम, ईपी रोम या फिर ईईपी रोम, हमने इसके फुल फॉर्म आपको बता दिए पहले ही। पी रोम क्या है? तो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ईपी रोम क्या है? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ईईपीआरओएम क्या है? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है जी। अच्छा, इसमें ये गलत लिखा हुआ भाई, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होगा। ठीक है, यहाँ पे आप सुधार करेंगे। आगे आइए। द्वितीयक मेमोरी मतलब कि सहायक मेमोरी, जो कि डेटा को लंबे समय तक संग्रहित करने के लिए उपयोग किया जाता है। द्वितीयक मेमोरी का मतलब जैसे आप पेन ड्राइव वगैरह जो यूज करते हो, वो क्या करते हो, आप लैपटॉप में लगाते हो या फिर मोबाइल में भी तो आप लगा सकते हैं। मोबाइल में लगा करके जो भी आपको डेटा अलग करना है वहां से ले लिया और उसको साइड में रख दिया, है ना। बाह्य मेमोरी या फिर गैर वाष्पशील मेमोरी के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इसको हम बाहर से यूज करते हैं। जैसे कि शादी वगैरह आप देखते होंगे, जो वीडियो जो बनाता है वो आपको क्या देता है, एक पेन ड्राइव दे देता है, उससे आप देख लेते हैं,
उसके बाद जैसे कि जो पहले जो आती थी फिल्म, वो डीवीडी में आती थी, सीडी में आती थी उससे पहले, है ना। तो वो सारी चीजें क्या हैं, तो वो द्वितीयक मेमोरी का उदाहरण है। प्रकृति में ये अस्थायी होते हैं, इसलिए इसे गैर वाष्पशील कहा जाता है। बैकअप स्टोरेज प्रदान करता है ये। बैकअप स्टोरेज मतलब कि आपके मोबाइल में अगर स्टोरेज कम पड़ गया, जैसे कि आपने लिया 128 GB वाला, आपका मोबाइल लग रहा है कि फुल हो गया, भाई मोबाइल काफी धीमा चल रहा है, तो इसको थोड़ा स्टोरेज हम क्या करते हैं, कम कर लेते हैं। आपने क्या किया कि कुछ कुछ जो फोटो जो थे, वीडियोस थे, जो लंबे फाइल थे, वो आपने क्या किया कि पेन ड्राइव लगा के उसको अलग कर लिया, तो वो आपका बैकअप बन गया, उसको आप साइड कर दिए, उसके बाद मोबाइल से डिलीट कर दिया। तो क्या कर रहा है, बैकअप स्टोरेज का काम कर रहा है। ये चुंबकीय और ऑप्टिकल मेमोरी है। चुंबकीय टेप लंबे प्लास्टिक टेप होते हैं जिन पर चुंबकीय पदार्थ की परत चढ़ी होती है। सीडी एक ऑप्टिकल माध्यम है और इसे लेजर बीम का उपयोग करके पढ़ा जाता है। डीवीडी भी एक क्या है, तो एक ऑप्टिकल माध्यम है। हालांकि सीडी और डीवीडी का तो आप तो प्रयोग नहीं के बराबर हो गया। बस जब एंटीवायरस वगैरह डालना होता है तो वहां पे देखता हूँ कि वो सारी चीजें जो है वो सीडी में इंस्टॉल होते हैं, है ना, डीवीडी में, सॉरी। अब देखिए फ्लैश मेमोरी क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक गैर वाष्पशील मेमोरी है ये, मतलब कि ये अस्थायी है। पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड, ये सब जो क्या है, तो फ्लैश मेमोरी। किसी एप्लीकेशन को चलाने के लिए हार्ड डिस्क से उधार ली गई स्टोरेज को हम क्या कहते हैं, तो वर्चुअल मेमोरी कहते हैं। अब ये देखो वर्चुअल मेमोरी भी एक आ गया टाइप। किसी एप्लीकेशन को चलाने के लिए हार्ड डिस्क से जो उधार ली गई जो स्टोरेज है, उसे क्या कहते हैं, वर्चुअल मेमोरी। मेमोरी की इकाइयां, है ना, मेमोरी की इकाइयां, एक कंप्यूटर सिस्टम डेटा को स्टोर और प्रोसेस करने के लिए बाइनरी नंबर का उपयोग करता है। यहाँ पे ध्यान रखेंगे, किसका प्रयोग करता है, बाइनरी नंबर का। और ये बाइनरी नंबर कौन कौन होते हैं, तो 0 और 1, है ना। बाइनरी अंक 0 और 1 मेमोरी की बुनियादी इकाइयां हैं और इन्हें बीट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, बीट्स कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पे बीट्स आया तो इसको भी समझना जरूरी है। देखिए एक बीट, एक बीट, बीट कहने का मतलब 0 या 1, ठीक है। 0 या 1 बीट बराबर 1 बीट आप मान लीजिए, ठीक है जी। उसके बाद बाइट, 8 बीट में क्या बन जाते हैं, 8 बीट अगर मिलेगा तो ये 1 बाइट बनेगा। 8 बीट मिलकर के क्या बनाएगा, 1 बाइट बनाएगा। अच्छा एक चीज और, ये मैंने छोड़ दिया है, अब ये बताना कि 4 बीट्स अगर मिलेंगे तो क्या बनेगा। 4 बीट्स अगर मिलेंगे तो क्या बनेगा, ये मुझे आप कमेंट में लिखना जरूर, ठीक है। अब देखिए 1024 बाइट्स अगर मिलेंगे, 1024 बाइट्स, तो क्या बन जाएगा, 1 KB बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 1 KB। उसके बाद 1024 KB अगर मिलेगा तो क्या बनेगा, MB, 1 MB। 1024 अगर MB मिलेगा क्या बनेगा, 1 GB। क्या बनेगा, 1 GB। 1024 GB अगर मिलेगा तो क्या बनेगा, 1 TB। क्या बनेगा, 1 TB। और 1024 अगर टीबी मिलेगा तो बनेगा 1 पीबी। क्या बनेगा, पीबी मतलब पेटाबाइट। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि इसमें क्या होता है आपको ध्यान रख लेना है। आगे चलते हैं मित्रों। ये देखिए कुछ शॉर्टकट कीज हमने लिखे हैं जो कि एमएस किसका है, वर्ड का है, एमएस वर्ड का है। यहाँ पे जो है ए से लेकर जेड तक लिखा हुआ, मतलब कि 26 टोटल शॉर्टकट कीज हैं। और ये बहुत सारे शॉर्टकट कीज ऐसे होते हैं जो कि एमएस वर्ड में भी यूज किया जाता है, विंडोज में यूज किया जाता है, एमएस पावर पॉइंट में यूज किया जाता है, एमएस एक्सेल में किया जाता है। तो ये आप कॉमन समझ सकते हैं। कंट्रोल+A से हम क्या करते हैं, सिलेक्ट ऑल, सभी को सिलेक्ट करना। कंट्रोल B से बोल्ड करते हैं टेक्स्ट को। उसके बाद कंट्रोल C से क्या करते हैं, कॉपी करते हैं। कंट्रोल D से क्या करते हैं, डिफॉल्ट फॉन्ट हम रख लेते हैं, है ना। कंट्रोल E से क्या करते हैं, सेंटर अलाइनमेंट हम करते हैं। कंट्रोल F से क्या करते हैं, फाइंड करने का काम करते हैं। आपने देखा होगा कि जब भी आपका जब रिजल्ट आता है किसी चीज का और वो PDF भी होती है, तो आप क्या करते हैं, कंट्रोल F दबाते हैं, वहां पे नाम टाइप करते हैं, वो आपको फाइंड करने का काम आ जाता है ना। कंट्रोल G का मतलब गो टू, है ना। कंट्रोल H का मतलब रिप्लेस, ये ध्यान रखना, बार बार पूछा जाता है ये। कंट्रोल I का मतलब इटैलिक, मतलब कि थोड़ा सा जो तिरछा तिरछा ऐसे लिखते हो ना, जैसे कि आप इटैलिक ऐसे लिखो, ये क्या लिख रहा हूँ मैं, अच्छा गर्म हो गया भाई, इटैलिक ऐसे लिखा। अब इसको मैं चाह रहा हूँ कि ऐसे लिख दूं, है ना, ये देखो थोड़ा सा तिरछा हो गया होगा, तो ये इटैलिक है। कंट्रोल J से क्या करते हैं, जस्टिफाई अलाइनमेंट। कंट्रोल K से क्या करते हैं, इंसर्ट हाइपरलिंक, ठीक है जी। कंट्रोल L से हम करते हैं लेफ्ट अलाइनमेंट, है ना, लेफ्ट लेफ्ट बाईं ओर। कंट्रोल M से क्या करते हैं, इंडेंट। इंडेंट भी बार बार पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है।
उसके बाद कंट्रोल एन से हम क्या करते हैं, तो न्यू डॉक्यूमेंट हम ओपन करते हैं। उसके बाद कंट्रोल ओ से हम करते हैं ओपन डॉक्यूमेंट, ठीक है। कंट्रोल पी से क्या करते हैं, तो प्रिंट। कंट्रोल क्यू से क्या करते हैं, रिमूव फॉर्मेटिंग, रिमूव फॉर्मेटिंग कंट्रोल क्यू से। कंट्रोल आर से राइट अलाइनमेंट, है ना। कंट्रोल हमने एल से देखा था लेफ्ट अलाइनमेंट और आर से राइट अलाइनमेंट। कंट्रोल एस से हम सेव करते हैं। कंट्रोल टी से क्या करते हैं, क्रिएट है हैंगिंग इंडेक्स, क्रिएट है हैंगिंग इंडेक्स। उसके बाद कंट्रोल यू से हम करते हैं अंडरलाइन। कंट्रोल वी से करते हैं पेस्ट, है ना, सी से कॉपी, वी से पेस्ट। कंट्रोल डब्ल्यू से करते हैं क्लोज डॉक्यूमेंट और कंट्रोल एक्स से कट कर देते हैं। कंट्रोल वाई से रेडो करते हैं, रेडो द लास्ट एक्शन, ठीक है। कंट्रोल जेड से करते हैं अंडू, क्या करते हैं, अंडू। अगर कोई चीज आपने गलती से कर दिया तो उसके बाद कंट्रोल जेड करोगे तो वापस आ जाता है, ठीक है, तुरंत अगर करेंगे तो। ये देखिए, अब कुछ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग जो शॉर्टकट है उसको देखिए। कंट्रोल प्लस बी, ये तो मैंने बता दिया ना, बोल्ड होता है। ये टेक्स्ट के लिए बताया कि टेक्स्ट जो है बोल्ड करना है तो कंट्रोल बी, हाई करना मतलब इटैलिक थोड़ा सा अगर तिरछा करना है तो कंट्रोल प्लस आई। उसके नीचे इस तरह के जैसे ये लिखा हुआ है, इसके नीचे मैं ऐसे अंडरलाइन करना चाहता हूँ तो कंट्रोल यू करूंगा। कंट्रोल शिफ्ट प्लस डी करेंगे, ये ध्यान रखना, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी, तो ये डबल अंडरलाइन हो जाएगा। इस तरह से क्या हो जाएगा, डबल अंडरलाइन। कंट्रोल शिफ्ट प्लस डब्ल्यू अगर करें तो अंडरलाइन वर्ड्स ओनली, क्या होगा, अंडरलाइन वर्ड्स ओनली। उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट प्लस ए, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए, तो ये क्या होगा, कैपिटलाइज सिलेक्टेड टेक्स्ट, कैपिटल लेटर में सारे सभी को लिख देगा। उसके बाद कंट्रोल प्लस इक्वल टू से क्या हो जाएगा, कंट्रोल प्लस इक्वल टू, तो सब स्क्रिप्ट हम कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस, कंट्रोल प्लस शिफ्ट और प्लस वाला बटन, मतलब कि कंट्रोल दबाएंगे और शिफ्ट दबाएंगे और साथ में प्लस वाला बटन दबाएंगे, तो ये हो जाएगा सुपर स्क्रिप्ट, है ना। अगर सब स्क्रिप्ट करना है तो कंट्रोल प्लस इक्वल टू, और अगर सुपर स्क्रिप्ट करना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस, प्लस का बटन, ठीक है जी। कंट्रोल प्लस स्पेस बार, इससे हम रिमूव फॉर्मेटिंग करेंगे, जो भी आपने फॉर्मेट किया है वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। अब यहाँ पे व्यू और विंडोज शॉर्टकट कीज यहाँ पे देखेंगे तो अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस एस, अल्ट प्लस कंट्रोल और एस, ठीक है। तो ये स्प्लिट विंडो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्प्लिट, मतलब कि उसको भागों में हम बांटते हैं, स्प्लिट करने का मतलब। कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस वी, इसका क्या होगा, तो प्रिंट प्रीव्यू, मतलब प्रिंट करने के पहले हम देखना चाहते हैं कि ये प्रिंट करेगा तो कैसा दिखेगा, तो वो हो गया प्रिंट प्रीव्यू। कंट्रोल प्लस F2, ये क्या करता है भाई, तो प्रिंट प्रीव्यू ये भी करता है ना, प्रिंट प्रीव्यू ये भी करता है। कंट्रोल सॉरी अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस पी, इससे क्या होता है, तो स्विच टू प्रिंट लेआउट, प्रिंट लेआउट पे आप क्या करेंगे, डायरेक्टली आप स्विच कर दे जाएंगे। अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस ओ, तो इससे क्या होगा, स्विच टू आउटलाइन व्यू, आउटलाइन व्यू पे आप स्विच कर जाएंगे। अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस एन, तो इससे क्या होगा, स्विच टू ड्राफ्ट व्यू, ड्राफ्ट व्यू पे आप चले जाएंगे। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू या कंट्रोल प्लस F4, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू या फिर कंट्रोल प्लस F4, दोनों में से आप कोई भी कर सकते हैं, दोनों का काम एक ही है कि ये डॉक्यूमेंट को क्लोज कर देता है। अल्ट प्लस F4, अल्ट प्लस F4, ये क्या करता है, तो एग्जिट एमएस वर्ड, अगर आपको एमएस वर्ड से निकलना है तो कंट्रोल प्लस F4 दबाएंगे। आगे आइए, अब देखिए यहाँ पे हो सकता है आपको दिख ना रहा हो, लेकिन आपको सारी बातें सुननी है और पीडीएफ में सारी चीजें आपको मिल भी जाएंगी। देखिए ये एमएस एक्सेल की कीवर्ड है। जैसे कंट्रोल ए हमने देखा था कि सभी चीजें वर्कशीट को सिलेक्ट करने के लिए हम कंट्रोल ए करते हैं, कंट्रोल बी से बोल्ड करते हैं, ये तो उसमें भी आया था, कंट्रोल सी से कॉपी करते हैं, कंट्रोल एफ से फाइंड करते हैं, फाइंड या फिर रिप्लेस, फाइंड भी या फिर रिप्लेस भी, ध्यान रखना, उसके फाइंड एंड रिप्लेस। उसके बाद कंट्रोल के से इंसर्ट हाइपर लिंक, वो भी देखा था हमने। कंट्रोल सॉरी अल्ट प्लस एम, ये अल्ट वाला आया भाई, अल्ट है ये। अल्ट प्लस एम से क्या करते हैं, गो टू फॉर्मूला टैब, आपको अगर फार्मूला टैब पे जाना है तो कंट्रोल प्लस एम करना होगा। कंट्रोल प्लस एन से क्या होता है, तो न्यू वर्कबुक आप ले सकते हैं। कंट्रोल प्लस ओ से क्या करते हैं, ओपन कर सकते हैं, जो कि हमने एमएस वर्ड में भी पढ़ा। कंट्रोल पी से प्रिंट कर सकते हैं, ये तो पढ़ ही लिया। कंट्रोल ए से हम सेव करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कंट्रोल वी से पेस्ट करते हैं, कंट्रोल डब्ल्यू से क्लोज करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कंट्रोल अल्ट प्लस डब्ल्यू, ये याद रखना, अल्ट प्लस डब्ल्यू गो टू व्यू टैब, गो टू व्यू टैब, व्यू टैब पे आप पहुंच जाओगे। कंट्रोल एक्स से क्या करते हैं, कट, ये तो पढ़ लिया। कंट्रोल वाई से रेडो, कंट्रोल जेड से अंडू। उसके बाद कंट्रोल प्लस उसको क्या बोलते हैं भाई, इसको क्या बोलते हैं आप मुझे बताना,
इन्वर्टेड कॉमा बोलते हैं इसको? नहीं, इन्वर्टेड कॉमा नहीं बोलते इसको भाई। इन्वर्टेड कॉमा तो इस तरह से होता है ना, इस तरह से होते हैं। इसको क्या बोलते हैं? हाँ, तो ये क्या बोल रहा है, कंट्रोल दबाना, ये वाला बटन दबाना है, ठीक है, जो कि आपके ये वाला उंगली पे आता है जब आप कीबोर्ड रखते हैं। तो ये पता है भाई, इसको ये नहीं पता है, चल रहा है। इसको शायद सेमी कॉलन बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, बताना मुझे। इससे हम करते हैं इंसर्ट द करेंट डेट। डेट आपको अगर डालना है तो कंट्रोल के साथ आप ये वाला बटन दबाना, उसके बाद अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस ये वाला, ठीक है, ये वाला बटन। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे हो जाएगा, मतलब विसर्ग बोलते हैं इसको हिंदी में, इंसर्ट करेंट टाइम। अगर डेट डालना है तो ये वाला कंट्रोल के साथ, अगर आपको टाइम डालना है तो कंट्रोल के साथ कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ये वाला बटन, ये वाला, ठीक है जी। हालांकि दोनों एक ही में तो होता है भाई। कंट्रोल प्लस स्पेस, कंट्रोल प्लस स्पेस, सिलेक्ट द इंटायर कॉलम। उसके बाद शिफ्ट प्लस स्पेस से क्या करेंगे, सिलेक्ट द इंटायर रो। कॉलम को सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल प्लस स्पेस बार का प्रयोग करेंगे, और शिफ्ट प्लस अगर स्पेस करोगे तो रो सिलेक्ट हो जाएगा, है ना। अल्ट प्लस इंटर, अल्ट प्लस इंटर, तो इससे क्या होगा, इंटर अ न्यू लाइन इनटू सेल। सेल में नया लाइन जोड़ने के लिए क्या करेंगे, अल्ट प्लस इंटर। टैब का प्रयोग करेंगे किसके लिए, तो मूव टू नेक्स्ट सेल, नेक्स्ट सेल में जाने के लिए, दूसरा मतलब कि घर में जाना है तो क्या करते हैं, टैब का प्रयोग करते जाते हैं। शिफ्ट प्लस टैब करेंगे तो मूव टू प्रीवियस सेल में चले जाएंगे। कंट्रोल प्लस पेज डाउन करेंगे तो नेक्स्ट सीट पे हम चले जाएंगे। कंट्रोल पेज अप करेंगे तो पिछले सीट पे वापस चले जाएंगे। कंट्रोल प्लस 1 दबाएंगे तो ओपन द फॉर्मेट सेल डायलॉग, जो फॉर्मेट सेल डायलॉग है वो आपका ओपन हो जाएगा, आप उसके अकॉर्डिंग फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस 9 से हाइड सिलेक्टेड रो, जो आपने जो सिलेक्ट किया है रो को, उसको आप क्या कर सकते हैं, छिपा सकते हैं। F2 से क्या होगा, एडिट अ सेल, किसी भी सेल में आपको एडिट करना है तो F2 दबाइए। अल्ट प्लस F4 से क्या होगा, क्लोज हो जाएगा एक्सेल। और F12 से क्या होगा, सेव एज। F12 किसके लिए है, सेव एज के लिए। तो इतना सारा आपको शॉर्टकट की याद रखना है, ठीक है। अब देखिए कुछ शॉर्टकट फॉर्म जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो रैम, ये तो पढ़ लिया ना भाई, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम भी पढ़ लिया, रीड ओनली मेमोरी, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये हमने पढ़ लिया। यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूआरएल का मतलब जैसे कि www हो गया ना, http, ये सारी चीजें जो हैं वो, ठीक है। आप बताना कि www का वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, इसका आविष्कार किसने किया था, ठीक है। उसके बाद यूएसबी, यूनिवर्सल सीरियल बस, वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है जी, तो ये पूछा भी गया है, ध्यान रखना। विटाइल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। उसके बाद टीसीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। उसके बाद ये देखेंगे यूपीएस, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। उसके बाद साटा, एसीटीए, सीरियल एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। उसके बाद पीएसयू, पावर सप्लाई यूनिट, एसएमपीएस, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। उसके बाद सीडी का कंपैक्ट डिस्क, डीवीडी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, सीआरडी कैथोड रे ट्यूब, है ना, कैथोड रे ट्यूब, डीईसी डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन, एसएपी सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट, पीएनजी का मतलब पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, पीएनजी का फुल फॉर्म ध्यान रखेंगे। आईपी का मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल, और जीआईएस का मतलब ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसका मतलब जीआईएस। आ गया ये। पीडीएफ का मतलब पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, यूएसबी का मतलब यूनिवर्सल सीरियल बस, ये तो हमने देख भी लिया ना अभी। जीपीएस का मतलब ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, वाईफाई का मतलब वायरलेस फिडेलिटी, यूआरएल का मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये भी हमने पढ़ा था भाई, दोबारा हो गया रिपीट। सिम, है ना, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। उसके बाद एसएमएस, शॉर्ट मैसेजेस सर्विस, एचटीटीपी हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एचटीटीपी। HTML का फुल फॉर्म बताना, HTML, ठीक है, क्या होता है। फिर ये क्या लिखा हुआ भाई, अच्छा जेपीजी, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, ये होता है जेपीजी का फुल फॉर्म, ये देखेंगे। अब लैंग्वेज आप समझ लो, ठीक है। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे बहुत सारी चीजें, अगर देखिए क्या है ना कि अगर MS वर्ड या फिर MS पावर पॉइंट, MS एक्सेल, ये सारी चीजें अगर समझनी है तो ये इतना 1 घंटा और आधा घंटा का क्लास में नहीं हो सकता।
उसके लिए आपको सबसे पहले तो उसको प्रैक्टिकल आपको देखना पड़ेगा, तभी से आप सारी चीज़ों को याद रख सकते हैं, है ना, कि होम टैब में क्या होता है, व्यू टैब में क्या क्या चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, फॉर्मेट टैब होता है, तो वो ऐसे नहीं पढ़ा जाता, उसके लिए आपको प्रैक्टिकल रूप से पढ़ना होगा। मैंने यहाँ पे बस कोशिश की है कि जो वर्बली जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपको यहाँ पे बन जाए, ठीक है जी। देखिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टाइप कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहले तो एक होता है लो लेवल लैंग्वेज, एक होता है मीडियम लेवल लैंग्वेज, एक होता है हाई लेवल लैंग्वेज। हालांकि आपको कहीं कहीं देखने को सिर्फ दो ही मिलेंगे, लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज, लेकिन एक मीडियम लेवल लैंग्वेज भी होता है जिसमें सी या फिर सी प्लस प्लस होता है, ध्यान रखेंगे। फिर एक असेंबली लैंग्वेज होता है, ये मीडियम लेवल लैंग्वेज में है। हाई लेवल लैंग्वेज में कौन है, तो कोबोल है, पाइथन है, पास्कल है और जावा है, ये हाई लेवल लैंग्वेज है। लो लेवल लैंग्वेज कौन कौन है, तो बाइनरी कोड और मशीन लैंग्वेज, बाइनरी कोड और मशीन लैंग्वेज जो है ये लो लेवल है। मीडियम लेवल लैंग्वेज सी और सी प्लस प्लस, ये दोनों नाम है भाई, भाषा का नाम है, ठीक है। असेंबली लैंग्वेज ये क्या है, तो मीडियम लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज में कोबोल एक भाषा का नाम है, पाइथन, पास्कल और जावा, ठीक है, ये सारे भाषा के नाम है, तो वो हाई लेवल लैंग्वेज है। आगे आते हैं। अच्छा, तो ये जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने काफ़ी कोशिश की है कि आपको कवर करवा दूं, और सारी चीज़ें मुझे उम्मीद है कि समझ में भी आया होगा, और आपको इसकी पीडीएफ जो है मैं आपको देने वाला हूं, है ना। पीडीएफ आपको मिल जाएंगे जब 100 लाइक्स हो जाएंगे तो, ठीक है जी। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि आज कितना तारीख, आज है 16 है, चलो ठीक है, देख लेते हैं। तो आपको जो है एक दिन के बाद मैथ्स की एक मैं वीडियो देने वाला हूं, जिसमें मैं मैथ्स के जो भी टाइप्स अभी जो भी पूछे गए वो हर टाइप्स को मैं उसमें डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है। वो मैथ्स का जो है वो मैराथन होने वाला है, वो थोड़ी सी लंबी वीडियो होगी, लेकिन अगर आप उसको अगर देख करके अगर आप एग्जाम देने जाएंगे तो आकर के आप जरूर बोलेंगे कि बिल्कुल वैसे ही प्रश्न आए जैसे कि मैंने आपको करवाया, ठीक है। तो क्योंकि मैं हर दिन लिख रहा हूँ, किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो सारे पेज पे मैं लिख रहा हूँ, उसको बस टाइप करना है, आप लोगों को दिखाना समझाना है, ठीक है जी। तो वो सारी चीजें मैं आपको करवाऊंगा। तो इस वीडियो को आपको लाइक जरूर करना है दोस्तों, और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर भी कर देना है, ताकि और भी लोगों को सारी सभी चीज़ें मिल सकें। और आप देख रहे हो कि चैनल जो है वो काफ़ी कम इसमें सब्सक्राइबर भी है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना है। थैंक यू सो मच, जय हिंद, मिलते हैं फिर।